नमस्कार साथियों, पुनः मेवाड़ की इस पुण्य भूमि से मैं हितेंद्र सिंह तंवर आप सभी का अपने YouTube चैनल शांभवी क्लासेज, जो कि समर्पित है राजस्थान में होने वाली उन समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिनमें हिंदी व्याकरण की एक अहम भूमिका होती है। साथियों, मैं ये मानता हूँ कि हमने थोड़ी कक्षाएं धीमे चलाई, क्योंकि ये वर्णमाला था, नए नए अभ्यर्थी जुड़े हैं, कुछ जो पुराने अभ्यर्थी है हो सकता है उन्हें कुछ अच्छा और मतलब थोड़ा स्पीड से चाहिए। तो ये जो पहला टॉपिक है ये थोड़ा समझाने लायक होता है, नया अभ्यर्थी इससे जुड़ने की कोशिश करता है। देखिए, हिंदी जितनी आसान दिखती उतनी भी आसान नहीं है। अच्छे अच्छे लोग जो है हिंदी में गलतियां करते हैं, उच्चारण में, लेखन में, प्रयोग में, और वे मानेंगे नहीं अगर उन्हें मैं कुछ कह दूं कि ये नहीं, ये सही है। मैं अर्थात कोई भी हिंदी का अध्यापक। क्यों? क्योंकि कुछ शब्दों को, कुछ चीजों को हमने हमारे हिसाब से गढ़ा है। उन चीजों को पुनः वास्तविक एवं एक मानक रूप में हमें सीखना होगा, समझना होगा और उसे स्वीकार करना होगा। तो चीजें, एक जो मन में कल्पनाएं और मन में जो मन किसी चीज को अगर पकड़ के बैठ जाए कि नहीं ये तो ये, लेकिन उस मन की उस कल्पना को, उस विचार को तोड़ने के लिए एक नया विचार उत्पन्न करना पड़ेगा। और उस नए विचार की यह शर्त है कि आप उस नए विचार के साथ जुड़े तो विश्वास के साथ जुड़े। तो देखिए, ये अवसर बहुत कम लोगों को नसीब होता है, ठीक है। और अवसर ये है कि आपके पास समय है, ठीक है। हो सकता है कि वैकेंसी, मैंने कहा 3 महीने में आए, हो सकता है 2 महीने में आ जाएगी, हो सकता है 5 महीने बाद आए। लेकिन अगर हम प्रतीक्षा में ही बैठे रहें कि वैकेंसी आएगी और हम तैयारी करेंगे, तो ये अपनी मूर्खता में मानता हूँ, चाहे वो कोई भी हुआ। इसलिए कोशिश करने वालों को कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ये नहीं तो इससे कुछ अच्छा। हाँ, अगर आपने ये जिद पकड़ी है कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो ये चाहिए, उसकी शर्त है कि आपको अभी से करना पड़ेगा। देखिए, ये है ना, एक LIC की पॉलिसी है, धीरे धीरे छोटी 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 इंस्टॉलमेंट्स आपको डालनी पड़ेगी। कब आपका बीमा पकेगा, और जब वो बीमा पकेगा तो जो एक आपको एक साथ जो धन मिलता है, जो एक साथ परिणाम मिलता है ना, उसकी खुशी अलग होगी। इसलिए घिसना तो पड़ेगा, किसी कोई भी चीज बिना घिसे नहीं मिलेगी। और मन से घिसना सबसे बड़ी मुश्किल है, ये मन नहीं मानता है, ठीक है। देखिए, आज मुझे कहने का मन हुआ, वैसे मुझे भाषण देने की कोई आदत नहीं है, ना कोई मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, कोई इतना बड़ा वक्ता हूँ कि मैं आपके सामने कोई बड़ी बात कर दूं, इतना ज्ञान मुझ में भी नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ, कुछ चाहिए, किसी चीज को तोड़ना है, एक विचार को तोड़ना है, तो एक नया विचार साथ में आए। एक विचार को उखाड़ना है, तो एक विचार जो चल रहा है नकारात्मकता का, जो नेगेटिव इमेज, कोई चीज हमने पकड़ के रखी, उसको छोड़ना है तो कुछ पकड़ना होगा। कुछ पकड़ना है, सकारात्मक पकड़ना है, पॉजिटिव पकड़ना है, और ऐसा पकड़ना है कि भले छोटा छोटा पकड़े, लेकिन वही छोटा छोटा रूप जो है एक बहुत बड़ी संपत्ति बनेगी। ये अर्जित संपत्ति यही है। भाषा भी क्या थी, ऐसे ही इंस्टॉलमेंट्स में बनी। और मैंने कहा था, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। तो जीवन में कुछ हासिल करना है तो उसके लिए प्रयास जो है वह छोटे 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 हमें निरंतर रखने पड़ेंगे। शुरुआत हमेशा छोटी से होगी, धीरे होगी, कम होगी। आप 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, मैं कहता हूँ कि एक 41 या 43 या 51 दिनों का एक नियम बनाए कि 51 दिन प्रतिदिन मुझे जुड़ना है। प्रतिदिन कि मेरी आज क्लास नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरा टॉपिक लेके भी पढ़ूंगा, कहीं वो कोई और पढ़ा रहा होगा यूट्यूब पे, उसकी क्लास से जुड़े। मेरे से कोई कसम नहीं खा रखी है किसी ने, और नहीं मैंने आपको बात दिखाया कि नहीं मुझसे ही जुड़े आप, तो जिससे समझ में आए जुड़े। और कोशिश करें, आपको कुछ अच्छा परिणाम अवश्य मिलेगा। हालांकि 4-5 मिनट मैंने कुछ आज समय ज्यादा लिया, कि मुझे लगा है कि अभ्यर्थी को ऐसा लगता है कि जब आएगा तब देखेंगे, नहीं देख पाएंगे, उस समय नहीं देख पाएंगे। इसलिए उस समय देखना है तो अभी से नजरें खुद को दिखाना शुरू करो कि मैं कहाँ हूँ, मैं किस स्तर पे खड़ा हूँ, और उस स्तर से खुद की विवेचनाएं और खुद को परखो, ठीक है। तो चलिए, आज भाषण का दौर खत्म करते हुए हम अपने टॉपिक पे जुड़ते हैं। आप मुझसे ऑफलाइन नहीं जुड़े हैं, ऑनलाइन जुड़े हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप मुझसे एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे पास देने को क्या है, तो वो मैं पूरा देने की, जो कि सकारात्मक है, कुछ अच्छा है।
वह मैं देने की कोशिश आपको जरूर कर सकता हूँ, वो मैं करूंगा। ठीक है, चलिए अभी तक हमने वर्णमाला पढ़ी। वर्णमाला के सभी मानक वर्णों का भी हमने अध्ययन किया है। एक एक चीज को मैंने बहुत ही बारीकी से, और जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से पढ़ाया हुआ है, इस टॉपिक से प्रश्न जो पढ़ाया हुआ है उससे बाहर नहीं जाएगा। ये आप विश्वास रखें कि कंटेंट बहुत अच्छा करने की कोशिश में करूंगा। और भी कुछ नई चीजें किसी टॉपिक से चाहे हमने पढ़ा दिया है और बाद में मुझे कुछ और अच्छा लगता है, हाँ ये उसमें ऐड करवाना है, तो जैसे टॉपिक खत्म हो तो उसके बाद 2 पेज हमेशा ब्लैंक छोड़े, खाली छोड़े। क्यों? क्योंकि कोई एक पूर्ण रूप में नहीं पढ़ा सकता है, आपको हो सकता है कहीं और से और भी अच्छी और कुछ एडिशनल जानकारी मिले तो उसके आगे नोट करें। तो जो भी टॉपिक खत्म हो उसके आगे 2 से 3 पेज खाली रखने की आदत छोड़े, ताकि क्या है कभी कुछ एडिशनल जानने को मिले तो वहीं आगे हम नोट करें, वापस कहीं अलग नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। ये एक अच्छी आदत है, आजमाएं। पेन और कॉपी रखें अपने पास। ये पेन और कॉपी आपको दुनिया की वो ताकत दे सकती है, वो असीम संपदा दे सकती है जो आपको कोई अन्य ताकत नहीं दे सकती है। बस शर्त है कि आपको इस कलम की ताकत पहचाननी पड़ेगी। आप इस कलम की ताकत से वो नैरेटिव गढ़ सकते हैं, वो रचनाएं रच सकते हैं जिसका कोई दूसरा सानी नहीं हो सकता है। चलिए आज जो है हम पुनः एक बार कक्षा को 2 मिनट में ही रिकैप कर देते हैं। जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है उसको मैं 2 मिनट के एक संक्षिप्त वृत्तांत में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हमने सबसे पहले भाषा का पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं। भाष धातु से आई है जिसका अर्थ है मन में उत्पन्न जो ध्वनियां हैं, जिनकी अध्वन्यात्मक ध्वनि जो है, विचार जो है वो अध्वन्यात्मक प्रतीक है। ठीक है, हमने भाषा की परिभाषा समझी कि उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह समूह जिसके द्वारा किसी समाज विशेष के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा होती है। फिर हमने देखा कि भाषा की क्या विशेषता है, तो मैंने भाषा की विशेषता बताई थी, ये अर्जित संपत्ति है, सामाजिक प्रक्रिया है, परिवर्तनशील है, कोई एक स्वरूप नहीं होता, मानक रूप है, सब कुछ होने के बाद भी, और कठिन से सरल की और इसका स्वरूप होता है। इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की यदि आप में वह योग्यता चाहिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण सीखने का, तो मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले 3 चीजें करनी पड़ेगी कि आपके मन में जिज्ञासा हो, अनुकरण हो और अभ्यास हो। यदि जिज्ञासा ही नहीं है तो हम उसके पास नहीं जा सकते। मैंने आपको कहा था घोड़े को पानी के पास में लेके जा सकते हैं, लेकिन वो प्यास जो है वह घोड़े में होगी तभी वो पानी पी पाएगा। तो मैं आपको वो उस कंटेंट के पास लेके जा सकता हूँ, लेकिन वो जिज्ञासा, वह प्यास आप में होनी चाहिए कि आप उस आउटपुट कितना ले सकते हैं। मैं जो इनपुट डालता हूँ उसका आउटपुट आप कितना निकालते हैं। आप पूछे, जो नहीं समझ में आता है इनबॉक्स में डालिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। कमेंट बॉक्स से मुझे तारीफ करने के लिए या बाकी सारी चीजें सुनने के लिए मैंने नहीं बनाया, या यूट्यूब ने नहीं बनाया है। ठीक है, चलिए तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण देखा। फिर हमने हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, हमने तीनों परिप्रेक्ष्य देखे कि ऐतिहासिक, भौगोलिक और जो है हमने जो लिखित जो रूप देखा, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य, जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखा। वो ऐतिहासिक हमने देखा सबसे पहले मूल भाषा थी। ठीक है, मूल भाषा से धीरे धीरे लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक रूप प्रचलित हुआ, तो पाली भाषा आई, प्राकृत भाषा आई, और उसके सारे अपभ्रंश जड़े अलग हुए। अपभ्रंश भाषा आई, अपभ्रंश से सारे अपभ्रंश निकले, शौर सैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, शौर सैनी अपभ्रंश से ही जो है हिंदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, और इन सभी प्रकरणों को समझते हुए हमने व्याकरण समझा कि व्याकरण किसे कहते हैं, जो कि हमें भाषा के शुद्ध लेखन, उच्चारण और प्रयोग का ज्ञान करवाए। एक रचना है, व्याकरण कृति है। ये सभी हमने व्याकरण के बारे में समझा। वर्णमाला पे आए, मैंने आपको कहा कि हिंदी में मूल 44 वर्ण है, कुल 52 वर्ण है, एवं मानक जो है वो 56 वर्ण है। हमने स्वर देखे, स्वर किसे कहते हैं, स्वरों के प्रकार देखे, व्यंजन देखे, व्यंजन किस व्यंजन को क्या क्या कहते हैं। हमने उच्चारण स्थल देखा, उसके बाद हमने स्वरों का वर्गीकरण किया कि 6 आधार एवं 20 प्रकारों पे जो है हम स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि ओष्ठाकृति के आधार पे तो समृद्ध स्वर, सॉरी वर्तुल स्वर, अर्धवर्तुल और अवर्तुल स्वर देखे। उसके बाद हमने जीवा पेशी के तनाव पे, जीवा के व्यवहारगत आधार पे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर देखा। उसके बाद मुखाकृति के आधार पे समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत, अर्ध विवृत। उसके बाद जो है हमने जीवा पेशी के तनाव पे के आधार पे देखा कोमल एवं कठोर। एवं अंतिम जो हमने देखा था कि उच्चारण स्थल के आधार पे हमने देखा कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। इस प्रकार से हमने
सभी स्वरों को बांटा। उसके बाद हमने व्यंजनों का देखा, उच्चारण स्थल के आधार पे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, दंत्योस्य, दंत्योष्ठ्य, वत्स्य और अलिजीवा या कांकव्य। उसके बाद हमने उच्चारण प्रयत्न के आधार पे देखा स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, उसके बाद ईषद स्पष्ट व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, नासिक के व्यंजन, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, उत्क्षिप्त या व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन और अंत में हमने देखा था संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार से ये देखा। उसके बाद हमने 3 छोटे छोटे रूप और पढ़े, अल्प प्राण, महाप्राण, उसके बाद घोष, अघोष एवं तनाव के आधार पर कोमल एवं कठोर व्यंजन। इस प्रकार से हमने पूरी वर्णमाला पढ़ी है। अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद सबसे पहले आप यहाँ पे अब हेडिंग डाल दीजिए एक द्वित्व व्यंजन। द्वित्व द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, ठीक है। द्वित्व व्यंजन की एक बार परिभाषा लिखें, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। वे व्यंजन जिनकी किसी शब्द में, वे व्यंजन जिनकी किसी शब्द में समान आवृत्ति हो, समान आवृत्ति हो एवं प्रथम व्यंजन स्वर रहित हो, प्रथम व्यंजन स्वर रहित हो, उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं, ठीक है। द्वित्व व्यंजन वे व्यंजन जिनकी किसी शब्द में समान आवृत्ति हो एवं प्रथम व्यंजन स्वर रहित हो, उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। उदाहरण देके आप उदाहरण से समझ जाए क्या है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे मैंने लिखा सच्चा, क्या लिखा? सच्चा। यहाँ पे परिभाषा समझे। वे व्यंजन जिनकी किसी शब्द में समान आवृत्ति हो, यहाँ पे भी च है, यहाँ पे भी च है, समान आवृत्ति हो एवं प्रथम व्यंजन कौन सा? ये हलंत च। प्रथम व्यंजन जो है क्या हो? स्वर रहित हो, स्वर रहित हो। तो इन व्यंजनों को किसे? इन व्यंजन कौन से? ये इन व्यंजनों को क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन। जैसे उदाहरण और समझें आप, एक बार नोट मत कीजिएगा, उदाहरण समझिएगा अच्छे से। जैसे मैंने कहा क्या? सच्चा। जैसे मैंने शब्द कहा क्या? पक्का। जैसे मैंने शब्द कहा क्या? सच्चा, पक्का। और इस प्रकार से और भी शब्द आप, जैसे बच्चा, ठीक है, कच्चा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? व्यंजनों की आवृत्ति हो एवं प्रथम व्यंजन जो है, प्रथम व्यंजन क्या होगा? वो स्वर रहित होगा। तो ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन। क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन। नोट करें इसे, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं। निम्न में से द्वित्व व्यंजन है, ठीक है, ऑप्शन अ, ठीक है, आपको दे देंगे अच्छा, ब क्या? नन्हा, स क्या? सच्चा या पक्का, द इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए समान व्यंजन है, लेकिन जो परिभाषा की शर्तों को पूरा करे, क्या? प्रथम व्यंजन। यहाँ पे भी 2 व्यंजन है, लेकिन यहाँ पे दूसरा व्यंजन जो है वह स्वर रहित है, तो इसे द्वित्व व्यंजन नहीं कहेंगे। द्वित्व व्यंजन की परिभाषा, शर्त ये है कि प्रथम जो व्यंजन हो वह क्या हो? स्वर
रहित हो, क्या हो, स्वर रहित हो। अब आपके ये ध्यान में आएगा सर इसे क्या कहते हैं, तो ये मैं अगली परिभाषा में लिखाऊंगा, एक बार इसे नोट करें, ठीक है। हेडिंग डाल दे, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। ठीक है, वे व्यंजन जिनकी किसी शब्द में समान आवृत्ति हो एवं प्रथम व्यंजन स्वर रहित हो, उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, या हाँ उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे सच्चा, पक्का, बच्चा, कच्चा, इस प्रकार के ये कुछ उदाहरण है, आप नोट करें, पूछ सकते हैं, संभावनाएं हैं। ठीक है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं सब इंस्पेक्टर को टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि उसमें संपूर्ण हिंदी व्याकरण पूछ ली गई है। ठीक है, आप जो फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, पटवार, वीडियो, पीटीईटी, एसटीसी, जो भी कर रहे हैं आप, सब भी में ये इससे बाहर कुछ नहीं आएगा यदि आपका वो टॉपिक है तो। ठीक है, चलिए, आपने नोट कर दिया होगा, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो वे व्यंजन जिनकी किसी शब्द में, किसी शब्द में पुनरावृत्ति न हो, पुनरावृत्ति न हो एवं प्रथम व्यंजन, एवं प्रथम व्यंजन, प्रथम व्यंजन क्या हो, स्वर रहित हो, क्या हो, प्रथम व्यंजन स्वर रहित हो, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन हम जानते हैं, जैसे क्ष है, सॉरी माफी चाहता हूँ, जैसे क्ष है। ठीक है, तो ये क्ष आपको पता है क धन श से बना है, वैसे ही एक शब्द है, जैसे मैंने एक ये उदाहरण ही आप है, ठीक है, ये सब उदाहरण ही समझे। उसके बाद जैसे मैंने लिखा क्या, अच्छा, ठीक है, ये भी संयुक्त व्यंजन है, वो अलग बात है कि हम इसे वर्णमाला में प्रयोग नहीं कर रहे, लेकिन वे व्यंजन जिनकी किसी शब्द में पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन न हो, बार बार दोहरान, जैसे वहां पे बच्चा में च का, चकार का जो है वो रिपीटेशन हो रहा था, वैसा यहाँ ना हो। ठीक है, तो पुनरावृत्ति नहीं हुई है, जैसे अच्छा। ठीक है, बाकी के जो मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने आपको बताया था क्या, विद्यालय, विद्या एक शब्द है क्या, विद्या। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, इसे भी यदि आप खोलेंगे तो क्या, वी आधा धन, वी हलंत द और या, उसके बाद बाकी के मैंने आपको लिखवाए थे क्या, श, ये क्या होगा, श धन र से, उसके बाद एक और मैंने आपको बताया था क्या, ज्य, ये किससे बनता है, झ धन य से, और उसके बाद क्या एक और बताया था क्या, त, जो कि किससे बनता है, त धन र से। ठीक है, एक बार नोट करें इसे। ठीक है,
नोट कर दिया होगा आपने, इसमें कुछ ऐसा विशेष समझाने जैसा नहीं है। उसके बाद आप हेडिंग डाल दीजिए नासिक्य ध्वनियां, नासिक्य ध्वनि या नासिक्य ध्वनियां। ठीक है, नासिक की ध्वनियों को हम तीन रूपों में समझेंगे। एक अनुनासिक ध्वनि, अनुनासिक ध्वनि, अनुनासिक ध्वनियां। यह हिंदी की अपनी उपज है। ठीक है, अनुनासिक जो ध्वनि है वह हिंदी की अपनी उपज है, जिस शब्द के ऊपर इसे इस तरीके से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसका सिंबल भी लिख देता हूँ, निशान चिन्ह। इस प्रकार से हम इसे दर्शाते हैं, जिसे आप कहते हैं क्या, चंद्र बिंदु। ठीक है, यह हिंदी की अपनी उपज है। जिस शब्द के ऊपर आपको ये चंद्र बिंदु दिखे तो वह हिंदी का शब्द है, वह तद्भव शब्द है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अनुस्वार, अनुस्वार स्वर ध्वनियां। ठीक है, और थर्ड जो है वह है नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन। ठीक है, एक बार इसे समझे, उसके बाद शांति से नोट कीजिएगा। समझा देता हूं एक बार। अनुनासिक ध्वनि अर्थात वे ध्वनि, वे वर्ण, वे ध्वनि जिनका उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी होता है, या फिर जिनके उच्चारण में, सिर्फ समझिए, वे वर्ण या ध्वनियां जिनके उच्चारण में नासिका, मुख के साथ साथ नासिका की भी भूमिका होती है, जो कि मुख के साथ नासिका के साथ के उपयोग के साथ भी उच्चारित होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लिखते क्या, ये आ, जब ये ई के साथ जुड़ेगा तो ये कुछ इस तरीके से, लेकिन जब वह दीर्घ ई के साथ जुड़ेगा इस तरीके से नहीं बताएंगे, ध्यान रखिएगा उसे। उस समय हम केवल इसे एक बिंदी के रूप में ही बता देते हैं, एक अनुस्वार के रूप में है दिखा देते हैं, बाकी होता ये अनुनासिक ध्वनियां है। अनुनासिक ध्वनियां जिनका उच्चारण मुख एवं नाक दोनों की सहायता से हो, सिंपल सी परिभाषा ये है। अब कई मेरे विद्यार्थी साथियों के मन में आ रहा है सर हम कैसे पहचाने, कहीं पहचानने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, आपके सामने उदाहरण आएगा, आपको केवल उसी को ध्यान में रखना है। ठीक है, अनुस्वार ध्वनिया, तो जो पंचम वर्ण है वही अनुस्वार ध्वनिया होती है। तो पंचम वर्ण आपको समझ में आ गए होंगे, कौन से, अंग, अण, न और म। ठीक है, कौन से हैं ये, अंग, अण, न और म। ठीक है, एक बार इसे नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको अनुस्वार को सही से समझा देता हूं। ठीक है, इसे नोट करें शांति से। नोट कर दिया होगा, या फिर पूरा नोट करना चाहे तो भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अनुस्वार ध्वनिया, अनुस्वार ध्वनियों का सिंबल, निशान कुछ ऐसा होता है, जैसे हम लिखते हैं क्या, अंग, हम लिखते हैं क्या, इय, हम लिखते हैं क्या, अण, हम क्या लिखते हैं, न, और हम क्या लिखते हैं, म। ठीक है, ये किसी शब्द में जब प्रयुक्त होते हैं तो वे जो है एक बिंदी के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, इसको इसके आगे लिखेगा आप, थोड़ा आपको सही होगा। सॉरी, ठीक है, जैसे मैंने एक शब्द लिखते हैं हम क्या, दिनांक, दिनांक। तो देखिए यह जो बिंदी है वह इनमें कौन सी है, हमने
उच्चारण में ऐसा लगता है कि वह न होगा, क्या होगा, न, लेकिन एक्चुअली ये होता क्या है, वास्तविक तौर पे ये जो होता है वह क्या होता है, इस प्रकार से होता है, दिनांक, और हम इसको ड पढ़ देते हैं। आपने भी कहीं कहीं देखा होगा, हम दिनांक इस प्रकार से उच्चारण, ये अंग है, कितनों को तो नहीं होता है, पता पड़ता है कि अंग है, ठीक है। जैसे हमने एक शब्द हमने पढ़ा है क्या, गंगा, तो गंगा, यदि मैं इस अनुस्वार को शब्द में लिखना चाहूं तो यह कैसे होगा, इस तरीके से, गंगा, ठीक है। वैसे ही जैसे और कुछ मैं लिखना चाहूं आपके सामने, तो एक शब्द है क्या, यही संधि, जो कल से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये संधि कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जैसे, ठीक है, एक बार ये 3 लिखे, उसके बाद हम इस पे एक विस्तृत चर्चा भी करेंगे इसे। अब कैसे पता पड़ रहा है कहाँ न आ रहा है, कहाँ अंग आ रहा है, ये जब मैं आपको व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा तब इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। उस समय मैं आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा और आप भी समझ जाएंगे किसी शब्द को जब हम लिखते हैं तो प्रयुक्त अनुस्वार जो है इन पंचम वर्णों में से कौन सा है, ठीक है। उसके बाद अंतिम है नासिक के व्यंजन, कौन से हैं आपको पता है क्या, अंग, अण, न, सॉरी, अंग, इय, ण, न और म, इन्हें हम क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन। और एक और शब्द है, जैसे ये देखिए पंचम, ठीक है। तो यह जो मैंने अनुस्वार लगाया है, यदि मैं इसी पंचम को पूर्ण रूप में खोलना चाहूं तो ये कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूं, इस तरीके से, ये आएगा, ये देखिए, ये इस तरीके से प्रयुक्त होगा, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, पंचम वर्ण भी कहते हैं। तो नासिक की ध्वनियां 3 प्रकार की होती है, अनुनासिक ध्वनि, अनुस्वार ध्वनि ध्वनि एवं नासिक्य व्यंजन, ठीक है। अनुनासिक ध्वनि वे ध्वनि, वह ध्वनि जिनका उच्चारण नासिका एवं मुंह दोनों की सहायता से होता है, उन्हें अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। अनुस्वार जिनमें केवल नासिक की भूमिका होती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। उसके बाद नासिक के व्यंजन ये कौन से होते हैं, अंग, अण, न और म, अंग, य, अण और न और म। तो देखिए, तो यदि इन अनुस्वार को हम खोल के लिखें, इस शब्द को पुनः इस अनुस्वार को शब्द में प्रयुक्त करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये एक ही बिंदी है, ध्यान रखिएगा, ये गलती से नोट हो गई होगी, ठीक है, नोट कीजिए इसे। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि आपने नोट कर दिया होगा, इसमें कुछ विशेष समझाने जैसा नहीं है। अब कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं वो हम समझ लेते हैं। क्या है, वर्ण, ध्वनि मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। वापस फिर भी मैं परिभाषा इसकी दिखा देता हूं, इसको ऊपर नीचे लिख देते हैं। आप मेरे साथ नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। ध्वनि, ठीक है, ध्वनि की लिखे, भाषा की, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं।
भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। इस शब्द को अंडरलाइन कीजिएगा, यदि ध्वनि सही होगा तो इस शब्द को वह अवश्य ही पूछेगा। ठीक है, उसके बाद वर्ण। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी या कहें सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, टुकड़े नहीं किए जा सकें, ये होता किए नहीं किए जा सकते, दोनों ही सही है वैसे। उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसमें और क्या लिख सकते हैं, यह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। सबसे छोटी कैसी इकाई है, लिखित इकाई है। ठीक है, उसके बाद तीसरी परिभाषा आप नोट कीजिएगा, अक्षर। ठीक है, ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक श्वास के एक ही आघात कहे या प्रयास में हो जाए, उसे अक्षर कहते हैं। एक बार आप लिखना बंद करें, इस अक्षर को समझें कि अक्षर क्या होता है। अक्षर क्या होता है, ध्वनि या ध्वनि का समूह। जैसे मैंने लिखा प, क्या लिखा, प। अब प को यदि मैं कहूं तो प एक वर्ण भी है, व्यंजन से ऊपर हम वर्ण को समझे। ठीक है, क्योंकि हम वर्ण की बात कर रहे हैं, तो प एक वर्ण भी है और प जो है वह एक अक्षर भी है। प जो है वह एक अक्षर भी हो, तो मैंने क्या कहा, ध्वनि। तो प एक ध्वनि है, तो ध्वनि या ध्वनि समूह। जैसे यह तो एक वर्ण है, लेकिन जैसे मैंने एक शब्द लिया यहाँ पे, क्या, आम। इसका पूर्ण उच्चारण नहीं हो सकता, इसका जो उच्चारण होगा एक ही आघात में होगा, एक ही प्रयास में, आम। वापस मुंह खुलेगा नहीं इस आ को उच्चारण करने पे। तो वो एक आघात यानी कि प्रयास, झटका या फिर कोशिश। ठीक है, एक ही प्रयास में, एक ही आघात में, एक ही चोट में उसका उच्चारण हो जाता है। तो ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण श्वास के एक ही आघात में हो जाए, उसे क्या कहते हैं, अक्षर। तो सभी वर्ण जो है वह अक्षर है। ठीक है, सभी वर्ण जो है उन्हें अक्षर भी कहा जाता है, लेकिन सभी अक्षरों को वर्ण नहीं कहते हैं, सभी अक्षरों को वर्ण नहीं कहते हैं। तो इसका एक उदाहरण लिखें, प्रश्न पूछा जो है, ठीक है, निम्न में से अक्षर हैं, और ये सीधा सीधा आपको उदाहरण इसी प्रकार से पूछा गया, आम। ठीक है,
ये उदाहरण आपको पूछा गया है, परीक्षा में पहले पूछा गया है, ठीक है। यह वो आम नहीं है जिसका हम अर्थ निकाल रहे हैं, ठीक है, ये नोट कीजिए, ये पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। परिभाषा आपने नोट कर दी होगी ऐसा मैं मानता हूं। अक्षर की परिभाषा RS मेंस के अभ्यर्थी ध्यान रखें, पूछ सकते हैं अक्षर किसे कहा जाता है। दो नंबर की सामान्य से परिभाषा की पूछने वाले का कोई सिर पैर नहीं होगा, उसे टॉपिक में जो अच्छा लगेगा वह पूछ सकता है। हम अक्सर बड़ी बड़ी चीजों को पढ़ने के चक्कर में छोटी छोटी चीजें जो है नजरअंदाज कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है। सही नहीं यूं नहीं है क्योंकि वे हमें परीक्षा में फिर अंक नहीं दे पाएंगे या फिर हम उनसे अंक नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आप चाहे तो मैं मेरी स्पीड अगर ज्यादा है तो आप इसको पॉज करके भी देख लीजिएगा। अगला जो है वह है शब्द। ठीक है, RS मेंस के अभ्यर्थी के लिए बहुत अच्छी चीज है, परिभाषा यहाँ पे पूछ सके, शब्द की परिभाषा लिखे। पूछने वाले का ऐसा तो है ही नहीं कि इसका स्तर जो है वो सभी मिश्रित स्तर को लेके बनता है, कठिन सरल सरलतम कठिनतम, चारों स्तरों का एक समावेशी जो प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा। शब्द क्या है, तो शब्द की परिभाषा यदि देखें, ठीक है, वह शब्द की विशेषताएं थी जो हमने पहले देखी। तो वर्णों वर्णों या अक्षरों वर्णों या अक्षरों के सार्थक वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्द कहते हैं। वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं या शब्द कहा जाता है। ठीक है, देखिए, जैसे मैंने एक शब्द लिखा है, मेरे पास एक वर्ण है, क्या है, अ। ठीक है, एक शब्द है, मैंने लिखा है क्या, म। ठीक है, और एक शब्द मैंने लिखा है क्या, ल। ठीक है, सॉरी, वर्ण लिखा है ल। तो यदि मैं इन तीनों को एक साथ लिखूं क्या, या फिर हिंदी का ही लेते हैं, मैंने एक शब्द लिखा है क, इसके वर्ण लिखा है क, उसके पास म, उसके पास ल, इन तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया, तो इन वर्णों या अक्षरों का एक सार्थक समूह है। ठीक है, सार्थक समूह से क्या मतलब हुआ, सार्थक अर्थ सहित। ठीक है, तो इनका एक सार्थक समूह जो है वह शब्द है। यदि मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं तो क्या यह एक सार्थक समूह है, इसका तो हमें पता है कि कमल जो है वह फूल का पर्यायवाची है या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, या मैं सीधा कहूं कि कमल जो है वह एक क्या है, संज्ञा है, वह क्या है, संज्ञा है। लेकिन इसी म को मैं आगे ले आया और मैंने कहा कि यह मकल, यह क्या है, यह कोई शब्द नहीं है। शब्द क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो वर्णों या अक्षरों का कैसा समूह, सार्थक समूह। वर्णों या अक्षरों का कैसा समूह, सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और सार्थक समूह को मुझे आप समझ गए होंगे, जैसे मैंने लकम कह दिया, लकम का क्या मतलब है, अब इन्हीं वर्णों को आपस में, तो अर्थ जहां पे आता है वहां पे क्या बनता है, शब्द। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो इसकी विशेषताएं क्या समझे आप, देखें, शब्द अर्थ इसकी विशेषता क्या है, अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई होती है, यह हम
शब्द के बारे में जानते हैं। उसके बाद वाक्य, ठीक है, इसकी परिभाषा भी बहुत अच्छी है, ठीक है, और परिभाषा के तीनों शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा आरएस मेंस के अभ्यर्थी, और जो भी नहीं भी पढ़ रहे, जिनका आरएस का नहीं है बाकी भी है, तो वो भी इस परिभाषा को ध्यान में रखे कि शब्दों के क्रमबद्ध सार्थक एवं स्वतंत्र समूह को, तीनों शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रमबद्ध सार्थक एवं स्वतंत्र समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाक्य कहते हैं या वाक्य कहा जाता है, वाक्य कहते हैं। क्या? शब्दों के क्रमबद्ध सार्थक एवं स्वतंत्र समूह को वाक्य कहते हैं। इन तीनों ही शब्दों का मतलब समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि पंकज घाना गाता है, ठीक है, यह एक वाक्य है। यदि मैं इन तीनों शब्दों के एक भी नियम को इसमें लागू नहीं करूंगा तो यह वाक्य नहीं होगा। मैंने कहा यह एक वाक्य है, यह क्या है? एक वाक्य है। समझिएगा इस चीज को, 2 मिनट लिखना बंद करें। मैंने कहा यह एक वाक्य है। यदि मैं इन तीनों में से किसी एक को भी अनदेखा करूं तो यह वाक्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होगा, लेकिन वह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि यदि मैं क्रमबद्धता सीक्वेंस, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, यह एक सीक्वेंस है, यह एक क्रमबद्धता बनती है। तो मैंने यहाँ पे यदि ये लिखूं कि गाता घाना है पंकज, अब बताइए मैंने इसका सीक्वेंस आगे पीछे किया, क्या यह एक वाक्य किसी अर्थ को स्पष्ट कर पाता है? क्या कहना चाह रहा है? घाता गाना है पंकज, मतलब किसको? घाते को पंकज गाना है या पंकज को घाता गाना? क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए ये क्रमबद्धता टूटती है तभी वाक्य गलत होता है। वाक्य शुद्धि में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वाक्य शुद्धि व्याकरण का सबसे कठिन भाग होता है, तो उसे समझ। अब उसके बाद देखिए सार्थक, यानी कि एक अर्थ निकले। यदि मैं यहाँ पे इसे लिख दूं कि पंकज घाना, इस घाता की जगह में लिखूं नहाता है, बताइए क्या अर्थ निकलता है? क्या पंकज गाना नहाता है मतलब क्या है? गाना क्या है? कोई भी अर्थ, सार्थकता इस वाक्य की नहीं है, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। और तीसरा देखिए स्वतंत्र से ये मतलब है कि मैंने आपको कुछ कहा, अर्थात जो कहा वहां पे पूर्ण विराम, मेरी बात खत्म हुई और उसे आपने समझ लिया। तो समझिए, जैसे मैंने इस पंकज गाना गाता, नहाता, पीता और विद्यालय के अध्यापकों को देखना, देखिए है, देखता है। क्या मतलब निकला? इस वाक्य की क्या स्वतंत्रता है? क्या वह पंकज गाना गाता है? क्या वह नहाता है? क्या पीता है? अर्थात वाक्य जो है वह पूर्ण विराम लग जाता है। जहां वाक्य के पूर्ण विराम निकले लगे और वहां पे वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट कर दे, वाक्य जो है, वक्ता जो है अपनी बात श्रोता को समझा देवे। तो जैसे मैंने कहा, क्या पंकज खाना खाता है, पंकज खाना खाता है। देखिए आप समझ गए कि भाई कोई पंकज है, वो खाना खाता है या खाना खा रहा है। वो अर्थात वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है। स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि उसने अपना जो सार्थकता है वह सिद्ध कर दी, उसने अपनी क्रमबद्धता सिद्ध कर दी, और वह जो अर्थात वक्ता जो है वह अपने विचार श्रोता को पूर्ण तरीके से समझाने में समर्थ हो जाता है। तो
शब्दों के क्रमबद्ध, सार्थक एवं स्वतंत्र समूह को ही क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यदि इन तीनों नियम में से एक भी नियम की अवहेलना होती है तो यह वह वाक्य नहीं होगी। तो अवहेलना नहीं करनी है। इस वाक्य की क्या खासियत है? तो वाक्य की खासियत देखिए, वाक्य क्या है? तो वाक्य जो है भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे, चाहे बड़ी कहे चाहे छोटी कहे, एक ही बात है, भावार्थ की सबसे छोटी या क्या सबसे बड़ी इकाई होती है। सॉरी, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी या बड़ी इकाई क्या है? वाक्य। क्या है? वाक्य। बड़ी इकाई वाक्य है। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य। ठीक है। इस वाक्य और भावार्थ, इन दो चीजों को मैंने, अर्थ और भावार्थ, इन दोनों को चीजों को मैंने पहली दूसरी कक्षा में बहुत अच्छे से, दूसरी या चौथी कक्षा में बहुत अच्छे से समझा रखा है। नोट करें इसे आप। ठीक है। Fort- 46 मिनट्स। चलिए, तो आज जो है मैं कह सकता हूं कि हमारे पहले टॉपिक वर्णमाला का यहाँ पे, कि वर्णमाला की यहाँ पे इतिश्री हुई, समाप्ति हुई। कल जो बच्चों के दिमाग में एक भ्रांति बनी हुई है, सबसे कठिन टॉपिक जो है संधि, उसकी हम शुरुआत करते हैं। और मैं ये आपको आश्वस्त करता हूं कि मुझसे संधि पढ़ने के बाद आपको भविष्य में कभी संधि से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी। बहुत ही अच्छे, सरल एवं सौम्य तरीके से मैं आपको संधि समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। एक विचार को खत्म करना है तो दूसरे विचार को प्रकट करना होगा। एक विचार के अंत की यही अच्छी स्थिति होगी कि यदि कोई नकारात्मक विचार है, उसे खत्म करने के लिए एक सकारात्मक विचार को पैदा होना पड़ता है, करना पड़ता है, उस पर अभ्यास करना पड़ता है। चलिए, मिलते हैं अगली कक्षा में संधि में। तब तक जय हिंद, जय भारत।